जय श्री श्याम दोस्तों, जेके पुलिस कांस्टेबल पॉलिटिकल स्पेशल फाउंडेशन बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जेके पुलिस कांस्टेबल में पॉलिटिकल स्पेशल बैच की क्लासेस शुरू हो रही हैं और मैं आप सभी को पॉलिटिक्स की सभी क्लासेस अपने इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं। मैं सुशांत सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आज आपको ओवरव्यू दूंगा क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ वादा किया था कि 8 Feb 2026 से हमारे पॉलिटिकल सब्जेक्ट की इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस रहेंगी वो कवर होएंगी और आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज अपने पहले लेक्चर को। बात करते हैं हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान क्या है। संविधान एक अधिकार पत्र है। संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रक्शन लेटर है जो देश के प्रशासन को चलाता है, जो किसी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी किसी देश के प्रशासन को चलाता है या किसी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है, ये हर प्रत्येक, या इसे मान लीजिए ये प्रत्येक नागरिक को, मतलब कि हर व्यक्ति को समान रिस्पेक्ट, अधिकार तथा उचित प्रशासन देश बनाता है, तथा उचित प्रशासन देश बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इंडियन पॉलिटी का क्या भारत का संविधान का इतिहास, या हम प्रारंभिक इतिहास जिसे बोलते हैं, या पृष्ठभूमि भी इसे कहा जाता है, मैं आप सभी के बीच में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, भारत का संविधान जो है ना, ये इनिशियली कुछ एक्ट्स पर डिपेंड करता है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रारंभिक इतिहास कुछ अधिनियमों पर निर्भर करता है। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश शासन, जैसे आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, देन ब्रिटिश शासन भी भारत में आया था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे डिपेंड करता है। Initially history of constitution depend on act that came during East India Company and British era। ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी देन ब्रिटिश इरा भारत में आया था, तो जब ये आया तो ये कुछ एक्ट्स पर आया। किस पे आया? एक्ट्स पे आया। ठीक है, द एक्ट्स आर ऑफ टू टाइप। यहाँ पर दो टाइप के एक्ट आए। देखिए, पहला जो था वो कंपनी रूल था। पहला जो था कंपनी रूल था। जो ब्रिटिशर्स थे ये एज ए ट्रेडर भारत में आए थे, बाद में ये एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गए थे। ठीक है, जो हम क्राउन रूल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहला एक्ट था, ये कंपनी एक्ट था। ये कंपनी एक्ट 1765 से लेके 1858 तक चला हुआ है। उसके बाद जो क्राउन एक्ट था, ये 1858 से 1947 तक चला हुआ है। देखिए, जो कंपनी एक्ट है ना, कंपनी एक्ट में भी कुछ एक्ट आए हुए हैं, वो अभी मैं आप सभी के बीच में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। उसके बाद 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट है वो भी मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। उसके बाद 1784 का पिट्स एक्ट है। उसके बाद 1786 का सेटलमेंट एक्ट है। फिर 4 चार्टर आए। जो चार्टर थे ये 1793 में आए, उसके बाद 1813 में आए, फिर 1833 में आए, देन 1853 में आए। ये 4 चार्टर आए। ठीक है, ये तो थे हमारे कंपनी रूल के। ठीक, क्या थे? कंपनी रूल। अब बात करते हैं क्राउन रूल के बारे में। क्राउन रूल क्राउन रूल कब आया, क्राउन एक्ट कब आया? तो देखिए, 1858 से 1947 तक रहा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, कई बार पूछता है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, देन 1861 वाला आया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला आया है। उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। 1942 मतलब कि 1942 का क्रिप्स ऑफर आया है। 1945 में वेबल एक्ट आया है और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया है। चलिए शुरू करते हैं। हम कहाँ से? थोड़ा सा मैं आप सभी को बीच में हर चीज पढ़ाता जाऊंगा, कुछ ट्रीटीज आपको यहाँ ही बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1765 में। 1765 में क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी मैं आपको किसी पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको अपने से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे चल जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको पीपीटी बता देता हूँ कि किस टाइप से रहने वाला है। देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, 1765 में क्या हुआ? 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। इलाहाबाद की संधि हुई। भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई? 1765 में हुई। 1765 से लेके 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा है। 1765 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा है। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल रहा है। कहाँ? भारत के अंदर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात कर लेते हैं
थोड़ा पेन भी ले लेते हैं और ये स्लाइड है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आप सभी को समझा ही देता हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसा मैंने आप सभी को बताया, जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजी प्रशासन, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की थी। और यहाँ पर क्या है, अगस्त ऑफर आया जो मैंने आप सभी को बताया है। उसके बाद क्रिप्स ऑफर आया, सॉरी क्रिप्स मिशन आया 1942 वाला, कैबिनेट मिशन आया 1946 वाला, जो कि मैं अभी आपको पीछे बता के आ चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, बाईकैमरल लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव हेड। एक्सिक्यूटिव हेड कौन होते थे? गवर्नर जनरल या वाइसरॉय। एक्सिक्यूटिव हेड कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हुआ करते थे एक्सिक्यूटिव हेड। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरह से चलता था, तो सबसे पहले मोनार्क, यहाँ पर क्या होता है, आज भी यहाँ पर एक राजा या रानी का कंसेप्ट है, आज भी यहाँ पर एक राजा या रानी का कंसेप्ट है। उनके नीचे एक्सिक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है। एक्सिक्यूटिव हेड जो हो गए, ये इन्हें बोलते हैं कार्यपालिका प्रमुख। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका प्रमुख। अपर हाउस उच्च सदन, अपर हाउस उच्च सदन जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है। लोअर हाउस मतलब कि निम्न सदन जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, ठीक है। ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। क्या है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। ये अभी मैं अभी नहीं आपको पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी ही मेरे को 5 मिनट का मौका दीजिए। पहले मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझ लीजिए। मैं बता रहा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ ये, फिर मैं इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसे बोलते हैं विनियामक अधिनियम। क्या बोलते हैं? विनियामक अधिनियम, ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो इस वक्त ब्रिटेन के जो पीएम थे कौन थे? कई लोग इसे नॉर्थ बोलते हैं पर नहीं, याद रखिए पूरा नाम फ्रेडरिक नॉर्थ। क्या? फ्रेडरिक नॉर्थ ब्रिटेन के पीएम थे जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। उस वक्त कौन सी कमेटी का निर्माण हुआ? तो सीक्रेट कमीशन का निर्माण हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था कि जो करप्शन हो रही है इसे कम करना, जो करप्शन हो रही है इसे कम करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स पर कंट्रोल करना। वर्कर्स पर कंट्रोल करने का मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं ना तो वो अपना कोई प्राइवेट ट्रेड कर सके, ना ही किसी से ब्राइब ले सके। ब्राइब यानी किसी से रिश्वत ना ले सके और अपना कोई ट्रेड भी नहीं कर कोई प्राइवेट ट्रेड भी नहीं कर सके। और जहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स होते थे ना, इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी हुआ करती थी। और ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि हमारे बच्चों की नौकरी इंडिया में लग जाए तो एक अच्छी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। कुछ इस तरह से समझ सकते हो। जब 1770 क्या हो गया, जब 1773 एक्ट के आगमन के कारण, वाई 1773 एक्ट केम टू इंडिया, क्यों 1773 एक्ट भारत में आया? देखिए 1765 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, ठीक है। ट्रेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल, ठीक है। मेन प्रेसिडेंसी क्या थी? ट्रेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ से शुरू कर दिया था? बंगाल से। बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। हाँ बंगाल यहाँ पर क्या थी, जो बंगाल ये है, ये रीजन है, एक मिनट, बंगाल जो है थोड़ा बड़ा ही हो गया, बंगाल, बंगाल एक बहुत बड़ी मेन प्रेसिडेंसी बन चुकी थी। एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टिंग ऑफ बंगाल, एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल से शुरू हो चुका था। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने हैं? तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन बने हैं? रॉबर्ट क्लाइव बने हैं। अब ये वही यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वही लिखा हुआ है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, आप ना ऊपर वाला ही पढ़ना, ठीक है, हिंदी वाला मत पढ़ना, ऊपर वाला ही पढ़ना, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज द पहले गवर्नर जनरल बने थे। पर अगर सिर्फ पूछता फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो कहा मुझे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल है। पर अगर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बोलता है तो रॉबर्ट क्लाइव ही आएगा, ठीक है। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट बना दिया, कह रहा है गवर्नर ऑफ देखिए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को
गवर्नर और बम्बई की जो गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट हो गई यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई कलकत्ता में, जो कहा जा कब बना? 1774 में। और यहाँ पर एक चीफ जस्टिस था, देन 3 अदर जजेस थे। कोशिश करना इंग्लिश वाला पढ़ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है स्लाइड में। वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का सर्वेंट कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता, देन ब्राइब भी नहीं ले सकता, रिश्वत भी नहीं ले सकता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या बोलता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या बोलता है? मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले अगर कुछ बचता है तो वो भी करवा दूं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है ना ये। उससे पहले मैं 1765 से 1772 के बीच में क्या हुआ है वो चीजें आप सभी को बता देता हूँ। बंगाल का नया गवर्नर 1765 से 1772 के बीच में क्या हुआ? बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? डायरार्की स्टार्ट कर दी बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? 2 प्रकार का शासन शुरू कर दिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने डायरार्की स्टार्ट कर दी बंगाल में। बंगाल में गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल में गवर्नर ऑफ बंगाल, देन ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर ऑफ बंगाल देन ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल देन ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव थे। इसमें क्या हुआ? रेवेन्यू मैटर रॉबर्ट क्लाइव ही संभालेगा। देन बंगाल की जनता कर गवर्नर को देती थी। ठीक है, बंगाल की जो जनता थी वो कर गवर्नर को देती थी, पर जो नवाब वहां पर बंगाल में एक नवाब था, उसका जो टाइटल था उसे, सॉरी, जो वहां पर जो नवाब था, नवाब को भी वहां पर उन लोगों को पे करना पड़ता था। ठीक है, बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, यहाँ पर क्रिमिनल केसेस हुए हैं, इसमें गवर्नर को लाभ हुआ परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था? गवर्नर ऑफ बंगाल को भी कर दे रही थी यहाँ की जनता, और नवाब को भी यहाँ पर टैक्स वगैरह मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ आगे चल के? नवाब ऑफ बंगाल, यहाँ पर क्रिमिनल केसेस हुए, इसमें गवर्नर को, क्रिमिनल केसेस में गवर्नर को लाभ हुआ परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ नहीं हुआ। ठीक है, और गवर्नर ऑफ बंगाल मैक्सिमम बेनिफिट बट नाइदर ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर बेनिफिट होता है पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर बेनिफिट नहीं होता है। क्या रीजन क्या था? यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। इसी करप्शन को दूर करने के लिए 1773 एक्ट आया था। इसी करप्शन को दूर करने के लिए 1773 एक्ट आया था। ठीक है, यही रीजन था कि 1773 एक्ट भारत के अंदर आया कैसे। देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल मैं सारे समझा देता हूँ। गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67 तक रहे। उसके बाद वरिलस्ट बने 1767 से 69 तक। उसके बाद क्रोटेर बने हैं 1769 से 71 तक। उसके बाद वारन हेस्टिंग बने हैं 1771 से 1772 तक। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हुए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हुए। यहाँ पर जो डायरार्की थी इसे अबॉलिश कर दिया गया। 2 प्रकार का जो शासन था इसे खत्म कर दिया गया। यहाँ पर बंगाल के गवर्नर का पद खत्म किया गया और बंगाल नवाब का पद भी खत्म कर दिया गया। पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड पोस्ट ऑफ नवाब वाज अबॉलिश्ड। यहाँ पर गवर्नर एंड नवाब का जो पोस्ट था इसे खत्म कर दिया गया। यहाँ पर इन्होंने न्यू पोस्ट निकाली। क्या न्यू पोस्ट का मतलब क्या हुआ? न्यू पोस्ट यहाँ पर निकली है जिसे कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन बने? वारन हेस्टिंग बने। कौन बने? वारन हेस्टिंग बने 1773 से 85 तक। उसके बाद बम्बई एंड मद्रास के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। किसे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। बम्बई और बंगाल को सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। यहाँ पर एक्सिक्यूटिव काउंसिल फॉर्म हुई है। यहाँ पर एक्सिक्यूटिव काउंसिल भी फॉर्म हुई है जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता है, 4 मेंबरों की। अभी मैं आपको समझा रहा था ना कि यहाँ पर ये कहा गया 4 मेंबर्स की ये है, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, क्रिएट एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर की, जिसमें जुडिशली चेंजेस किए। पहली बार कोलकाता में भारत का सुप्रीम कोर्ट बनाया। कहा गया, ये लाइन मैंने मेरे ख्याल से अभी पढ़ी है। पहली बार कोलकाता में भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 में पहली बार भारत में कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट बना। देखिए, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1774 में कोलकाता में बना। इसमें 4 जज थे, मुख्य और अन्य। ठीक है, जजों के नेम क्या थे? जो पहले जज थे ना, इसका नाम था अलीजे इम्पे। ठीक है, देन जो अदर थे
सेकंड वाले का नाम था हाइड, थर्ड वाले का नाम था लिमिस्टर, देन फोर वाले का नाम था चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, करप्शन प्रिवेंशन हुए हैं, कंपनी के कर्मचारियों पर रोक। कहा कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं जो कोई अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं या किसी से रिश्वत ले रहे हैं, उसमें रोक लगाओ। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेड पे रोक लगी और ब्राइब पे रोक लगी। इसी अधिनियम पे की गई घोषणा, या इस अधिनियम पे क्या घोषणा की गई उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कह रहे हैं जो भारत में जो व्यापार है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या कहा, इसमें कुछ घोषणा की गई है, कुछ डिक्लेरेशन किया गया है इस एक्ट में। इसमें कहा कि जो भारत में जो ट्रेड है वह ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, परंतु जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य हर 20 साल में मूल्यांकित किया जाएगा, हर 20 साल में मूल्यांकित किया जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1781, अब बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 17। रेगुलेटिंग एक्ट ये मैंने सिर्फ अभी से आपको सिर्फ 1773 ही समझाया है। क्या समझाया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कुछ इतना लंबा था। अब बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 70, कहाँ गया रेगुलेटिंग एक्ट 70, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है ना, नहीं 1773 तक मेरा हो गया। अब बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1781, हालांकि इसमें कम होगा पर मैं अपने से पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1781 ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अवध एंड ओडिशा को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। क्या कर दिया गया? सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया किसे? अवध एंड ओडिशा को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकॉज आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन से। यहाँ पर 3 केसेस हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सबसे पहले एक नंद किशोर केस हुआ है, ये 1775 में हुआ, जो बिलोंग करते थे बंगाल से। ठीक है, उसके बाद गास्तिया बेगम केस हुआ है, ये बिलोंग करते थे बंगाल से, 1781 में हुआ है। और थर्ड चैत सिंह यहाँ पर केस हुआ है, 1781 में हुआ है, ये भी बिलोंग करते थे बनारस से। कहाँ से? बनारस से। नंद किशोर फर्स्ट जुडिशली मर्डर, नंद किशोर केस जो है, आप अगर इसे यूट्यूब पे कहीं भी डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। नंद किशोर फर्स्ट जुडिशली मर्डर था। क्या था? ये एक ऐसा केस था जो फर्स्ट जुडिशरी मर्डर था। ठीक है, जुडिशली मर्डर था, 1775 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वही आपके यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशमेंट ए कोर्ट ऑफ जुडिक्चर फॉर स्पीडी एंड इफेक्चुअल ट्रायल। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, पीडीएफ से नहीं, यहाँ अपने से समझाता हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य पर नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, उसके जो वो जो काम कर रहा था उस पर नियंत्रण करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था। इसमें ब्रिटेन के पीएम कौन थे? आपसे ये नहीं पूछेगा कि लाया क्यों, ये पूछेगा कि उस वक्त ब्रिटेन के पीएम कौन थे। आपको याद होना चाहिए कि विलियम पिट्स यंग थे। ठीक है, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कंपनी के जो कार्य थे इसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। इसे यहाँ पर कम दिया, मैं पूरा आपको डीपली समझा दूंगा। जो कंपनी के कार्य थे इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ काउंसिल। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ काउंसिल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये क्या था? इसे बोलते थे व्यापारिक मामले। क्या? व्यापारिक मामले। और बोर्ड ऑफ काउंसिल जो था इसे बोलते थे राजनीतिक मंडल। देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसमें सदस्य कितने थे? 24 थे। इसमें सदस्य कितने थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में? 24। वेतन कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। बोर्ड ऑफ काउंसिल में मेंबर कितने थे? 6। और वेतन कौन देता था? ब्रिटेन गवर्नमेंट से बोर्ड ऑफ काउंसिल के मेंबर्स को सैलरी वगैरह मिलती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गॉट पावर टू अबॉलिश लोकल रूलर्स। कह रहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने लोकल रूलर्स पर पावर अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गॉट पावर टू अबॉलिश लोकल रूलर। 1717 दिया हुआ यहाँ पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बने कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से 4 कर दी जाएगी। कहा गया जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, इसमें जो कार्यकारी परिषद है, क्या है? कार्यकारी परिषद है, इनकी जो संख्या है वह 4 कर दी, वह 6 से या बोर्ड ऑफ कह रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कार्यकारी परिषद बना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना, इसमें जो मेंबर्स की जो संख्या थी वो 6 से
1784 कर दी, ठीक है। इस अधिनियम, इस एक्ट के कारण 1784 के अंत में वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड गया था। वारेन हेस्टिंग, इस एक्ट के कारण 1784 में वारेन हेस्टिंग जो थे वह इंग्लैंड चले गए। वारेन हेस्टिंग वेंट टू ब्रिटेन बाइकॉट पिट्स एक्ट, वहां जाकर वारेन हेस्टिंग पर देशद्रोह का मुकदमा चला, वहां जाकर वारेन हेस्टिंग पर देशद्रोह का मुकदमा चला। और देखिए, जब किसी को, अगर आपको किसी, जैसे अगर आपको किसी को भी निकालना है ना, अगर आपको उसकी पोस्ट से हटाना है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, तो आपको इम्पीचमेंट लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? इम्पीचमेंट। इसी तरह से हेस्टिंग को रिमूव किया गया इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग पर देशद्रोह का मुकदमा चला, बाद में महाभियोग लाया गया और वारेन हेस्टिंग को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। बाय वॉल्टर द्वारा इम्पीचमेंट किया गया, वॉल्टर ने इम्पीचमेंट किया था वारेन हेस्टिंग को रिमूव करने के लिए। 1786 एक्ट, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई। कह रहे हैं 1786 एक्ट के कारण गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई। क्या हो रहा है? आफ्टर दिस एक्ट चार्लेस कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर बना। कह रहा है 1786 में ना बंगाल का गवर्नर कौन बना है? तो चार्लेस कॉर्नवालिस बने हैं, ठीक है। 1793 में भारत में सिविल सर्विस स्टार्ट हुई। मैं हर चीज आपको पढ़ा दूंगा यार, यहाँ पर हर चीज आपको मिल जाएगी। 1793 ये चार्टर आ गई क्या? हम कहाँ पहुंच गए हैं? हाँ, बड़ी जल्दी कवर हो गया। 1793 चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। यहाँ से आप समझिए 1793 में भारत में सिविल सर्विस स्टार्ट हुई, नॉमिनेशन चैन वगैरह शुरू हुए, चैन नॉमिनेशन नॉमिनेट करना शुरू हो चुके, ठीक है। 1793 में भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत हुई। 1793 में भारत में जो क्या हुआ, पुलिस प्रशासन की भी शुरुआत हुई। इंट्रोड्यूस 1792 जमींदारी बिकम 1793 परमानेंट सेटलमेंट, इंट्रोड्यूस हुआ 1792 में जमींदारी, देन बाद में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गए। इसके बाद बात करते हैं चार्टर्ड एक्ट 1793। देखिए, हर 20 साल बाद इन्होंने कहा कि हर 20 साल बाद एक चार्टर आएगा, और इस तरह से करते हुए 4 बार चार्टर आए हुए हैं, ठीक है। 1793 का चार्टर्ड एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1813 का इंपॉर्टेंट है, 1833 का इंपॉर्टेंट है और 1853 का इंपॉर्टेंट है। इन चार्टर को आने का ऑब्जेक्टिव क्या था? हालांकि आपको ये दिख रहा है चार्टर, चार्टर आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों आए ये? ब्रिटिश द्वारा कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण। क्या था? ब्रिटिशर्स द्वारा कार्य, कंपनी का जो काम चल रहा है उन पर देखभाल करना, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1793 कहता क्या है? चार्टर्ड एक्ट यही लिखा हुआ है, प्रिविलेजेस एंड रिन्यू 20 ईयर्स। ये मैंने आप सभी को बता दिया कि हर 20 साल बाद नया चार्टर आएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट चार्टर की बात करते हैं। पहला चार्टर आया है चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को करों के अलावा, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर टैक्स के अलावा 5 लाख पाउंड पर ईयर देगी। क्या? 5 लाख पाउंड पर ईयर देगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांड एडिशनली 5 लाख पाउंड पर ईयर एंड टैक्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया, क्या लिखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के अंदर थी, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड पर ईयर देगी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांड एडिशनली 5 लाख पाउंड पर ईयर एंड टैक्सेस। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सैलरी पेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश, नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट। कह रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी होगी वह ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, ब्रिटेन गवर्नमेंट नहीं देगी। रेवेन्यू कलेक्शन एंड जुडिशरी वर्क सेपरेट। यहाँ पर क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1793 जैसे ही आया तो इसमें क्या हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन एंड जुडिशरी वर्क्स को अलग कर दिया गया। और जो मोनोपोली थी, जो मोनोपोली लेटर था, इसे एक्सटेंड कर दिया गया 20 ईयर के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। वही दिया हुआ है यहाँ पर। अगली बार मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश की ही वर्डिंग रखूंगा क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। आज आप कर लीजिए क्योंकि आज पहली क्लास थी। चार्टर्ड एक्ट 1813 ये मैं करवा देता हूँ। भारत में इंग्लिश एजुकेशन पर 1 लाख पाउंड पर ईयर निवेश किया जाएगा। कह रहा है भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन थी, सेकंड चार्टर में कहा गया, ये चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या कहा गया, भारत में इंग्लिश एजुकेशन पर, वही लिखा हुआ है, financially provision was made to encourage a revival in India literature and for promotion of science.
देखिए क्या मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। भारत में इंग्लिश एजुकेशन पर 1 लाख पाउंड पर ईयर निवेश किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इन इंडिया विच इज़ 1 लाख पाउंड पर ईयर। यहाँ पर क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आना शुरू हो गया, क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत में आना शुरू हो गया, ठीक है। कंपनी मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 वाला देख लेते हैं। 1813 वाला ये देखिए, अलो मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट थर्ड चार्टर था ये, जिसे राजलेख अधिनियम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, राजलेख अधिनियम बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन बिकम सेंट्रलाइज, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था ये कब खत्म हुआ, कई बार पूछ सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुआ था, ठीक है। न्यू पोस्ट वाज क्रिएटेड, जब ये पोस्ट खत्म हुई तो नई पोस्ट बना दी। न्यू पोस्ट वाज क्रिएटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो विलियम बेंटिक बने हैं। कौन बने हैं, विलियम बेंटिक बने हैं। वही लिखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ प्योरली, कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन चुकी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया है 1834 में, जो भारत में मैकॉले ने लाया था। किसने लाया था, मैकॉले ने लाया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इन इंडिया 1834, जिसका पूरा नाम था टीबी मैकॉले। फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया 1834, पहला लॉ कमीशन कब आया, 1834 में आया। हेड कौन थे, टीबी मैकॉले थे। कंपनी का चार्टर, कंपनी का जो चार्टर था पूरी तरह से समाप्त हो गया, कंपनी का जो चार्टर था खत्म हो गया। और मोनोपोली लेटर ऑफ कंपनी, मोनोपोली लेटर ऑफ कंपनी कंप्लीटली एबोलिश्ड, जो मोनोपोली लेटर था कंपनी का पूरी तरह से खत्म हो गया। हमारा सिर्फ एक चार्टर बचा हुआ है, ये मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। चार्टर एक्ट 1853, फोर्थ चार्टर था ये। कंपनी को पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। कह रहा है कि जो कंपनी थी ना, ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन चुकी थी। कंपनी बिकेम एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, ठीक है। कब बनी, चार्टर एक्ट 1853 के तहत, ठीक है। बोर्ड ऑफ, इनके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर की संख्या कम की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उनके मेंबर की संख्या यहाँ पर कम कर दी गई थी, ठीक है। मेंबर रिड्यूस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। 24 से 18 हो गए, 24 से पहले अब कम हो गए, 18 हो गए। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर हुई है 1853 में, यहाँ पर हुई थी। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर हुई थी 1853 में, जिसमें मेंबर 12 थे। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया। बंगाल में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पद था इसे बनाया गया। मिलिट्री डिफेंस ऑफ बंगाल, मिलिट्री डिफेंस ऑफ बंगाल, ठीक है, किसे कहा गया, फेडरिक हॉलिडे, ठीक है। सिविल सर्विस, मिलिट्री डिफेंस ऑफ बंगाल कौन बने, तो फेडरिक हॉलिडे बने। सिविल सर्विस स्टार्ट हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विस स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब हुए, तो इसी समय हुए हैं। 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट आया। कौन सा आया, एजुकेशन रिफॉर्म आया। कौन सा, वुड डिस्पैच एक्ट आया, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं हम। 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट आया था। अगर आपसे कभी पूछे कि 1854 में कौन सा एक्ट आया था, तो आप याद रखिए कि वुड डिस्पैच एक्ट कब आया था, 1854 में आया था। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन रिफॉर्म में। एजुकेशन रिफॉर्म आया है 1853 में। सामाजिक प्रभाव, सोशली चेंजेस, ठीक है। एजुकेशन में इंग्लिश का प्रचार किया, एजुकेशन में इंग्लिश का प्रचार हुआ है। कुछ पॉलिटिकल प्रभाव भी पड़ा। अलायंस 1799 से 1805 तक। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलायंस हुआ है 1799 से 1805 तक, जिसमें ट्रीटी ऑफ अलायंस हुई है 1799 से 1805, अलायंस की संधि हुई है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ है 1848 से 56 तक। देखिए 1853 से 1858 तक, जब 1853 से 1858 तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन में आई। कह रहा है 1853 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन में आई तो सोसाइटी पर प्रभाव क्या पड़ा। सोसाइटी, देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एज ए ट्रेडर थी, अब ये किस में आ गई,
अब ये एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गई तो सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा? इकोनॉमिक चेंजेस हुए, इकोनॉमिकल, सोशली एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, ठीक है? जिसमें परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया, बंगाल में कॉर्नवालिस थे, ठीक है? यहाँ पर टैक्स रेट कितना था? 50% से लेके 66% के करीब, ठीक है? 1820 में महावाड़ी सिस्टम आया, जो यूपी और पंजाब में टैक्स रेट कितना था? 33%। उसके बाद 1824 में रैयतवाड़ी सिस्टम आया, जो मद्रास में था, टैक्स रेट क्या था? 10%। उसके बाद दिसंबर 1856 1856 में गन चली थी, गन चलती थी, जिसका नाम था, देखिए हाँ वही लिखा है 1856 में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 1856 में गन चलती थी, गन चलती थी, जिसका नाम था ब्राउन ब्रास। जनवरी 1857 में इनफाइल्ड MP 50 के नाम से जानी गई। ये थे हमारे कुछ कंपनी के रूल्स जिसे हमने पढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, मेरे ख्याल से यही था। कोशिश करते हैं कि आज अपने क्राउन एक्ट भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। फर्स्ट क्राउन एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया गया। कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया था। क्या कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया था। ये फर्स्ट क्राउन एक्ट आया है 1858 वाला, ठीक है? इंडिया इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मुगल बादशाह पद को खत्म कर दिया गया। देखिए 1858 में क्या हुआ, जो मुगल बादशाह पद था इसे खत्म किया। पोस्ट ऑफ मुगल एम्पायर को अबॉलिश्ड, मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया। लास्ट मुगल एम्पायर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है? 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। कहां पर? रंगून में। एट प्रेजेंट कहां पर है रंगून? म्यांमार में। एट प्रेजेंट कहां पर है रंगून? म्यांमार में। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लिक्विडेटेड, ठीक है? वही सारा वही लिखा है। होम गवर्नमेंट फॉर्म, यहाँ पर क्या हुआ? होम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसमें इंडियन काउंसिल जो कि कहां पर बैठती थी? लंदन में। कितने सदस्य होते थे? 15 मेंबर होते थे। इंडिया स्टेट सेक्रेटरी कौन था उस वक्त? स्टैनली था, ठीक है? 1784 में न्यू पोस्ट क्रिएट की गई। 1784 में एक न्यू पोस्ट बनाई गई, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगी किसकी? क्यून की, ठीक है? देन वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बने? तो कैनिंग बने। और पहला बजट भारत, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना, पहला बजट भारत में कब आया था? तो 1860 में आया था। किसके द्वारा आया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा आया था। दोस्तों पॉलिटिकल लेक्चर आज यहाँ तक ही रखते हैं, कल हम आगे की ओर चलेंगे। देन फिर हम पॉलिटिकल, जैसे ही हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर होता है तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। बीच में हम एक प्रेम्बल की क्लास ले लेंगे। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।